नमस्कार साथियों, मैं अनुकूल द्विवेदी छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन पर फिर से आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और राजनीतिक बयार बड़ी गहमी से बह रहे हैं। तो ऐसे में आज हमारी टीम आ चुकी है बैकुंठपुर विधानसभा क्रमांक 3 के भूतपूर्व विधायक भैयालाल राजवाड़े के पास। जैसा कि आज के चुनावी सर्वेक्षण में हम सुबह से ही इनके संबंध में, यहाँ के चुनावी रुझान के संबंध में, यहाँ की जनता से तफ्तीश में लगे हुए हैं और इसके बाद यहाँ की गलियों को घूमने के बाद, लोगों के भावनाओं को जानने के बाद हम आ चुके हैं भैयालाल राजवाड़े जी के निवास पर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद द्विवेदी जी, आप यहाँ तक आए इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपनी मीडिया के माध्यम से हम तक पहुँचे और हमारे पास जानकारी लेने के लिए। तो यहाँ पे आपका विधायक के रूप में 2 कार्यकाल रहा इस क्षेत्र में, और जैसा कि आज सुबह से जब हमने इस क्षेत्र में तफ्तीश की तो हमें ये चीज़ साफ साफ पता चला कि भैयालाल राजवाड़े विधायक न होते हुए भी यहाँ के लोगों के सबसे सम्मानित नेता हैं। इस संबंध में आप यहाँ के लोगों को क्या कहेंगे? मैं तो यहाँ की जनता को धन्यवाद दूंगा कि जब मैं मंत्री था उस समय इतना भीड़ और इतना काम नहीं आता है, लेकिन आज उससे ज़्यादा मेरे पास लोग आते हैं, अपने परेशानी को लेकर काम बताते हैं और उनका काम होता है। आज भीड़ लगा रहता है। कारण क्या है कि आज कोई कांग्रेस का शासन है, यहाँ पर कोई देखने सुनने वाला नहीं है, गरीब लोगों को कोई पूछता नहीं है, इसलिए सीधे मेरे पास आते हैं लोग और अपनी बात को रखते हैं और काम कराते हैं। इसलिए आज भी वो भैयालाल चर्चित है। पहले जो काम किया है उसी का परिणाम है कि आज लोग मेरे पास आते हैं। हमारे इस चुनावी सर्वेक्षण में जब हम आपके संबंध में रिसर्च कर रहे थे तब हमें पता चला कि भैयालाल राजवाड़े ने जो नामांकन भरा अपना राजनीति का, अपने चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किया, जो उसमें इनका पेशा किसानी दिखाया गया। तो एक ऐसे राजनीतिज्ञ जिसने हल चलाना छोड़कर बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और यहाँ के सबसे लोकप्रिय नेता बने, एक ऐसे नेता जिसने बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में, अगर मैं सही हूँ तो, जो पैलेस का वर्चस्व था, जो राजाओं महाराजाओं का वर्चस्व था, जो उनकी लोकप्रियता थी, उसको दरकिनार करते हुए जनता, राजाओं के बाद जनता के दूसरे लोकप्रिय प्रतिनिधि भी बने। कैसे राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ? राजनीति में आने का मेरी बहुत बड़ी कहानी है। छोटा मोटा कहानी है, कहानी बताऊंगा तो कई घंटों लगेगा। फिर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा शॉर्ट में ही, लेकिन हमारे लोगों, जनता को और दर्शकों को आप वो कहानी बताएं। ये जनता की देन है। मैं एक किसान का बेटा था, मेरा परिवार बहुत गरीब था और मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा मैं खुद सोच नहीं सकता। मैं चर्चा कॉलोनी में मजदूरी का काम करता था और गांव में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा समझ करके गांव के लोगों ने सन 72 में मुझको सब एकत्रित होकर के और सरपंच का चुनाव, मेरे को सरपंच बना दिए। उस समय चुनाव होता नहीं था, 72 में चुनाव नहीं होता था। गांव के लोग इकट्ठा होकर के बैठ करके और तय करके और बना देते थे। 1978 से चुनाव शुरू हुआ। अच्छा। उसके पहले मैं 5 साल ऐसी सरपंच रहा। अच्छा। और जनता ने मुझको चुना, जनता ने जिम्मेदारी दिया। फिर मैं नौकरी करता था, नौकरी को छोड़ करके मैं राजनीति क्षेत्र में आया, सरपंच से स्टार्ट किया और आज यहाँ तक पहुँचा। तो मतलब बड़ी लंबी संघर्ष, मतलब राजनीति के सबसे निचले पायदान से सफ़र शुरू हुआ है और आज ये जो राजनीति के छवि की एक गगनचुंबी इमारत आपको भैयालाल राजवाड़े की अगर दिखाई देती है तो वो बहुत नीचे से ऊपर उठने की एक बड़ी लंबी कहानी है। श्रम मंत्रालय, खेल मंत्रालय, लोक शिकायत और युवा कल्याण मंत्रालय, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को जब आपने निभाया तो क्या अनुभव रहा कि एक श्रमिक के रूप में जब आपने काम किया और नेता के रूप में जब आप श्रम मंत्रालय के मुखिया बने, कैसा अनुभव लगा? देखो, मैं श्रमिक था
इसलिए मुझको श्रम मंत्री बनाया गया। श्रमिक रहते हुए मैं चुनाव जीता और मुख्यमंत्री जी ने मुझको श्रम मंत्री का दायित्व दिया और उस कार्यकाल में मैंने अनेकों अच्छे काम किए। श्रम मंत्री रहते हुए हमारे कुछ जागीर चापा के लोग जो है उनको कुछ धोखाधड़ी करके 22 लोगों को मलेशिया ले गए और मलेशिया में जाके लोग फंस गए थे। पहला मैं बताऊं, मैं मंत्री बनने के तुरंत 1 महीने की बात की कहानी है। मलेशिया में फंसे हुए थे और उन लोग किसी तरह खबर करवाए कि हम लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, दिन रात हम लोगों से काम दिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है। फिर जब मेरे ऊपर ये बात मुझको मालूम हुआ, पत्रकार लोग पूछे मेरे से कि भाई आप श्रम मंत्री हैं और आपके श्रमिक वहाँ फंस गए हैं। जैसे संज्ञान में आया और मैं तत्काल दिल्ली भागा। उस समय सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, उनसे मैं चर्चा किया और चर्चा करके एम्बेसी से वहाँ मलेशिया में बात किया। मैं खुद बात किया, मैं कहा हमारे श्रमिक लोग फंसे हुए हैं, उनका आने का भी इंतजाम करो, क्योंकि उनका पासपोर्ट भी छीन लिए थे वो लोग। उनके पास कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था, पासपोर्ट नहीं था, आते कैसे? वो तो फिर वो पहले जैसे किस्सा हो गया कि जो गया वो वापस ही नहीं आया। तो ये लोग भी गए थे तो वापस नहीं आते। लेकिन जब मुझको ये संज्ञान में आया तो मैंने खुद गया दिल्ली और जा कर के एम्बेसी से बात किया और 1.5 महीना तक लगातार इनसे वार्तालाप होता रहा। हमारे एम्बेसी से भी बात होता रहा, उनके से भी बात होता रहा और इसके बाद 1.5 महीना बाद वो श्रमिकों को 22 श्रमिकों को वापस लाया। और जिस दिन आए उस दिन वो सीधे मेरे दरवाज़ा गाड़ी से उतर करके मेरे यहाँ आए और सारे लोग रोने लगे और बताने लगे कि हमारी आप भगवान हैं जो हमको वापस कर दिए। पहला एक कांगो में एक हमारे यहाँ का रायगढ़ का था, वो इंजीनियर था कांगो में, अफ्रीका। हाँ, अफ्रीका। वो मलेरिया या किसी कारण से वो डेंगू के चलते उसमें वहाँ उसका मौत हो गया। उसका डेड बॉडी आना था, कहाँ से लाता कोई उनके परिजन को किसी तरह पता चला, मेरे पास आया रायपुर में, बात की, बोले ऐसी सी बात है। फिर मैंने फिर सुषमा स्वराज से बात किया, उस पर बात किया। बात करने के बाद उसको 3-4 दिन तो लगा थोड़ा सा उसको लाइन अप करने में, लेकिन उसकी डेड बॉडी को हमने यहाँ तक ला करके उनके परिजन को सौंपा। उस दिन से भैया लाल और चर्चित हो गया। बोले बताइए, कोई सोचा नहीं था कि अफ्रीका से कांगो से डेड बॉडी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने उसको किसी तरह करके लाने के बाद लोग पूछताछ करने लगे लोगों अपने आपस में कि एक बॉडी आखिर आ गया तो आया कैसे, कोई जान न पहचान न कोई आपका पहुंच है, कुछ नहीं। तो बोले वो एक श्रम मंत्री थे हमारे, उनके द्वारा हमको यहाँ तक लाने में उनका मदद हुआ है। यही सब इसी के चलते पॉपुलरिटी आया छोटे छोटे कामों को लेकर के। और मैं श्रम विभाग में था तो मैंने अपना अलग रूल रेगुलेशन बना करके श्रम विभाग को एकदम मजबूत किया। बताइए। मजबूत किया। पहले श्रम विभाग का एक ही केवल अधिकारी रहता था जिले में, लेकिन हम उसको सेटअप तैयार करके पूरे जिले में सारे चपरासी से लेकर के अधिकारी तक का पद करवाया और उनका एक अलग ऑफिस दिलवा करके और सारे व्यवस्था के साथ उनके लिए योजना बनाया। गरीबों का कैसे उनको लाभ मिले, गरीबों के लिए कार्ड बनवाया, श्रमिक कार्ड के माध्यम से उनको क्या क्या लाभ मिलेगा श्रमिकों को उसको तय किए। श्रमिक को डिलीवरी केस में 10,000 रुपया, शादी में 20,000 रुपया, पढ़ाई लिखाई के लिए अलग पैसा, अगर डेथ कर गया काम के दौरान तो उसके लिए अलग 1,00,000 2,00,000 जो भी रहा वो अलग देते थे। इस टाइप करके योजना बना करके सिलाई मशीन, साइकिल, सारे चीज़ अलग पूरा करवा करके मैं श्रमिकों को आगे बढ़ाने का काम किया और उनको उस समय से ही लोग और जानने लगे कि तो क्या ये चीज़ बताइए कि जो श्रमिकों के लिए आपने जो भी नवाचारिता किया, जो भी नई योजनाएं लेकर आई, अपनी तरफ से कुछ नई चीज़ें शुरू की, आज भी क्या बदस्तूर जारी हैं वो चीज़ें? वो हमको दिखता नहीं है। आज बोलते पैसे ही नहीं है। आज कोई
ऑफिस जाओ तो ऑफिस में चुपचाप ऐसे लोग बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं। मैं क्यों भैया, उस समय तो हमारे टाइम में हम गांव-गांव भेजते थे कार्ड बनाने के लिए, श्रमिक कार्ड बनाने के लिए श्रम मित्र रखे थे, श्रम मित्र गांव में रखे थे हम, कि आप लोग को कोई भी गरीब लोगों का कार्ड छूटे ना, बना के रखो ताकि उसको कोई ना कोई लाभ मिले। लेकिन आज नहीं है। तो आज की सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? अभी जो चल रही है फिलहाल 5 साल से कांग्रेस की सरकार, जिसने विकास के इतने दावे किए, क्या लगता है? केवल विकास की दावा, घोषणा का पुलिंदा, झूठा आपके वो घोषणा पत्र, छत्तीसगढ़ में 36 घोषणा, एक भी घोषणा सही ढंग से पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मैं इस सरकार को फेल मानता हूँ। इसका खेल भी ख़त्म और फेल भी हो गया। अब कुछ नहीं होना है, क्योंकि जनता जान चुकी है। जनता इसके बारे में 4 साल भुगत चुकी है, जिस तरीके का 4 साल में झेली है जनता, इसलिए अब जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। इस बार उखाड़ फेंकना है जनता को। तो मतलब आपका ये कहना है कि गंगा जल लेके जो भी इन्होंने वादे किए, जो गंगा जल का भी अपमान किया इन्होंने, और झूठे वादे भी किए जो पूरे नहीं किए, आपका ऐसा मानना है? गंगा जल, एक हाथ में गंगा जल, दारू की बोतल कि ये हम दारू बंद करेंगे, कहाँ बंद हुआ? बल्कि और भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार, कोरोना के टाइम में दवाई जाना चाहिए घरों में, तो ऑनलाइन दारू का सप्लाई हो रहा है। हम आंखों देखा, हम पता। जी जी। तो ये क्या है? तो मतलब कोई भी योजना आपका पूरा नहीं हुआ, तो ऐसे सरकार को हम भ्रष्ट सरकार मानते हैं। और आज पूरा भ्रष्टाचारी से पूरा कंठ तक डूबा हुआ है इन लोगों का गोबर। अच्छा, इनके कुछ भ्रष्टाचार के संबंध में मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। बहुत संक्षिप्त में मैं नाम लेता जाऊँगा, आप संक्षिप्त में बोलते जाइएगा। चावल घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। प्रधानमंत्री जी ने उतना जो दिया 80 करोड़ लोगों के लिए चावल, वहाँ से 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, वो चावल कहाँ गया? 35 किलो चावल तो सरकार 1 रुपये किलो, हमारे टाइम की बात है, डॉक्टर रमन सिंह के टाइम की बात है, 1 रुपये किलो शुरू किया। नहीं तो कोविड के समय में सारे लोग बिला जाते, मर जाते, कोई किसी को नहीं मिलता। लेकिन वो एक आधार था जीने का, और ऊपर से हमारे जो प्रधानमंत्री दिए वो सारे खा गए लोग। ऋण माफी का वादा, क्या किसानों के साथ धोखा? कोई ऋण माफी नहीं हुआ है। ये ऋण माफी थोड़ा बहुत हुआ है कोऑपरेटिव बैंक का, जो खाद बीज लिए थे उन्हीं का हुआ, बाकी अदर बैंकों का। जबकि उस समय कहा गया था कि हम समूचे कर्ज आपको माफ़ करेंगे, चाहे कोई बैंक का लिया हो, पंप लिया हो, ट्रैक्टर लिया हो, गाड़ी लिया हो, फाइनेंस करवाया हो। लेकिन उस समय कहा भर गया था, लेकिन उसने एक भी काम पूरा नहीं किया। शिक्षा विभाग में जो अनियमितता और ये जो प्रमोशन और भर्ती को लेकर अनियमितताएं और बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो खुलेआम चल रहा है ना, खुलेआम चल रहा है। पैसा दोगे तो तुम्हारा नियमितीकरण होगा, पैसा दोगे तो प्रमोशन होगा, नहीं दोगे तो पड़ा रहेगा। ये चल रहा है खुलेआम। अभी देख लीजिए आप, अभी जो PSC घोटाला, इतना बड़ा घोटाला है, भाई भतीजा पूरा उनके पूरा भर दिए हैं। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज खुलेआम मैं बताऊं, मैं दिखाऊं आपको, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, आपको पूरा रिकॉर्ड PSC घोटाला जिस तरह किए हैं लोग। तो ये जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सर्वोच्च पदों पे जो IAS बैठे हैं, हाँ। मतलब उन्होंने पूरी तरीके से गंभीरता नहीं बरती। पूरा वो नहीं लोगों का, किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी का बहुरिया, किसी का क्या, उसमें सब लिखा हुआ है। आप देखोगे तो जी उनका एक व्यक्ति का किसका परिवार के हैं। जी बिल्कुल। तो ये परिवार पूरा ये किया गया, तो क्या है, भ्रष्टाचारी है कि नहीं? इसका मतलब मुख्यमंत्री जी का कोई कंट्रोल नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी को कहेंगे, फिर इसमें उनका भी वो होगा पूरा। उनकी भी तो बेटी शायद प्रोफेसर बनी पिछली भर्ती में। इसीलिए बोल रहा हूँ, जब वही लोग करेंगे सब कुछ तो क्या है, बाकी आम गरीबों का कहाँ गुजारा है? नहीं। अच्छा, अभी हाल 2-3 दिन पहले जो रायगढ़ में, कुछ दिनों पहले जो रायगढ़ में TS बाबा ने मोदी के समक्ष जो बयान दिया कि मैं केंद्र सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने, जब भी हमने राज्य के विकास के लिए उनसे आर्थिक सहयोग मांगा, केंद्र सरकार ने खुले हाथों से हमारा सहयोग किया है। TS सिंहदेव का ये बयान राजनीति का रुख किस ओर मोड़ता है? वो राजनीति अपनी जगह पर है, सच्चाई है।
सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। सच्चाई बात को उसने कहा। मुख्यमंत्री जी ने टीएस सिंह ने कोई गलत नहीं बोला। जब प्रधानमंत्री जी दिए हैं सच्चाई को सामने रख दिया। ये है, अगर उसमें राजनीति रहता तो राजनीति तो भूपेश कर रहे हैं ना कि केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उसको राज्य के नाम से भुनाते हैं वो। तो भूपेश मुख्यमंत्री हैं इसलिए वो बुलाते हैं कि हम कर रहे हैं। धान खरीदी बोलते हैं हम कर रहे हैं। धान खरीदी कहाँ से कर रहे हो? हम 2200 रुपया हमारा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। 2200 से 2500 3-4 रुपया वो अलग से देते हैं, उसको 4 बार बोनस के हिसाब से देते हैं। बाकी इकट्ठा कहाँ दे रहे हैं? आप वोट टंगा है क्या? कहीं नहीं टंगा है। पैसा तो केंद्र सरकार देती है, नाम इसका होता है। तो ऐसे चल रहा है। जो 2018 के चुनाव में जब आपको एक हार झेलना पड़ा लंबे राजनीतिक करियर के बाद, और इस क्षेत्र के लोक प्रतिनिधि बनने का अवसर अंबिका सिंह देव को मिला, तो इस 5 साल में आपने जो भी देखा उसको आधार बनाते हुए अंबिका सिंह देव के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं देखिए व्यक्तिगत किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करता। जनता ने उसको जनादेश दिया और जनता के सामने उनको भला बुरा जो भी वो करना चाहिए था, लेकिन मुझको उनका काम। तो आज के सर्वेक्षण में तो हमने जहां भी देखा तो लोगों ने यही कहा है पूरे सर्वेक्षण में, सुबह से जब हमने अपनी तफ्तीश की, कि लोग उनको पहचानते नहीं, जानते नहीं, क्योंकि वो महल से बाहर निकल के लोगों के दुख दर्द में शामिल नहीं होती। देखिए, वो रहती थी इंग्लैंड में, कलकत्ता। राजा की बेटी जरूर है, जब उनका राज यहाँ था तब था, लेकिन वो कलकत्ता में पैदा हुई। कलकत्ता के बाद वो इंग्लैंड चली गई, शादी कर ली। अब इंग्लैंड से आकर के यहाँ पर राजनीति में उतर गई और राजा के नाम से चुनाव जीत गई, वो बात अलग है। लेकिन वो कल्चर है उसमें क्या? गरीबी देखी कहाँ है? बीमारी झेली कहाँ है? गांव में कौन रहता है? यहाँ के लोग आदिवासी, हरिजन समाज के लोग, छोटे तबके के लोग किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं, कैसा शादी विवाह होता है, कैसा मरना होता है, जानती है क्या? नहीं जानती है। तो इंग्लैंड से आकर के और यहाँ पे राजनीति करना इतना आसान नहीं है। हमारे लिए इसलिए आसान होता है कि हम यहीं के पैदा हुए हैं, इसी धरती से हुए हैं। हम गरीब घर के थे, हम गरीबी देखें, बीमारी झेलें, सब कुछ देखें, इसलिए हम सब कुछ को जानते हैं। और जानते ही नहीं कुछ यहाँ के कल्चर के बारे में, तो कौन उसको मानेगा? और जाती है तो कोई पूछता भी नहीं। चलिए, ये तो कुछ राजनीति की बातें हो गई। थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन से भी हम चाहते हैं कि जनता रूबरू हो, जनता जाने कि हमारा नेता कैसा है। हमने जब आपका नॉमिनेशन देखा चुनाव का, तो उसमें हम अपना ये प्रश्न यहाँ शुरू कर रहे हैं कि जब हमने आपका नॉमिनेशन देखा चुनाव में, तो उसमें आपका व्यवसाय हमें कृषक दिखाई दिया। तो किस प्रकार की खेती करते हैं आप? कृषक मैं ज़रूर हूँ, थोड़ा बहुत खेती करता हूँ, ठीक करता हूँ, सब व्यवस्था है। किसान नौकर चाकर 1-2 रखे हैं और बाकी सब अधिया में दे देते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं है। मैं शुरुआत किया अपनी एक मजदूर से, मजदूरी करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। और बाप के पास इतना पैसा रुपया नहीं था उस समय, सन बताइए उस समय 72 की बात बता रहा हूँ। यहाँ से हम लोग बैकुंठपुर जाते थे पढ़ने के लिए, पैदल जाते थे। हम तो 5वीं तक चड्डी और गंजी ही पहने, पैंट शर्ट नहीं जानते थे क्या होता, मिलते ही नहीं था। हम माँ बाप इतना अमीर थे नहीं कि सारे बना दें। चड्डी गंजी 5वीं तक पढ़े, इसके बाद यहाँ से पैदल जाते थे बैकुंठपुर, वहाँ पढ़ाई किए। उसके बाद बाप कर दिया, बोले हम अब नहीं सकेंगे आगे पढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कोई कॉलेज नहीं था, दूर था, अंबिकापुर था और उधर चिरमिरी था। बोले हमारे पास पैसा नहीं है कि हम दूसरी जगह बेच करके तुमको पढ़ा पाएंगे। बोले वो देखो खदान खुल गया है, जाओ थोड़ा बहुत तुमको अगर करना है तो नौकरी वोकरी कर लो यहीं पर। मैंने गया वहाँ पर, लाइन लगाया 2 दिन तक कलरी में, मैनेजर लोगों से मिला उला। उसके बाद मेरी सर्विस लग गई। सर्विस क्या, उस समय तो ऐसे ले लेते थे ना, आप पहुँच जाओ, आपको खदान में जाना है, चलो तैयार। तो उस समय 1.5 रुपये मिलता था। तो उस समय तो पढ़ाई कहाँ तक हुई? 11वीं उस समय। 11वीं, मतलब गरीबी के कारण पढ़ाई से आगे नहीं कर पाए, आगे कॉलेज वॉलेज नहीं देख पाए। कॉलेज क्या होता है जानते भी। तो ये जो लोक प्रतिनिधि हैं, भैयालाल राजवाड़े मूवीज पिक्चर वगैरह देखते थे कभी कभी। अब यहाँ पर तो कुछ था नहीं, कोई सिनेमा हॉल नहीं था,
और कहीं बाहर गए, कभी मौका लग गया तो देख लिया, नहीं तो नहीं देखते। कौन सा हीरो ज़्यादा पसंद आता था? अब हीरो तो बहुत सारे थे, मेरा खुद का पसंद था। मैं फिर फिल्म जो देखा था उसमें वो गब्बर सिंह वाला कौन सा फिल्म है, शोले। शोले फिल्म। कोई डायलॉग था उसमें ना, उसमें जो डायलॉग बोला, अब तेरा क्या हाल होगा कालिया। तो वैसे ही यहाँ है, अब भूपेश जी को, भूपेश जी अब तेरा क्या हाल होगा। चलिए ये वीडियो भूपेश भी देखेंगे। पूरा राज्य एक समय आपने अपने अपने जो भी मंत्रालय का दायित्व आपको मिला आपने चलाया। घर में कभी रसोई के रूम में जाके कुछ बनाए हैं? किचन जा करके कुछ बना लेते हैं क्या? सब बना लेता हूँ। क्या बना लेते हैं? बना लेता हूँ, पूड़ी बना लेता हूँ, चावल बना लेता हूँ, दाल बना लेता हूँ, सब्जी बना लेता हूँ, सब बनाने में माहिर हूँ। मतलब ये है कि बीटरूट बनाने में माहिर था। मतलब ये है कि ये नेता बिल्कुल आम लोगों के जैसा है, इसमें कुछ भी आम लोगों से अलग हमें दिखाई नहीं देता है। परिवार के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, परिवार मेरा बहुत बड़ा परिवार था। हमारे 4 बहन थे, 2 भाई हम लोग थे। चारों बहन मेरे महामारी में चले गए, चारों के चारों। किस महामारी में? चेचक महामारी में। मेरे सामने की बात, मैं जानता उस समय था, थोड़ा लड़का था। चारों बहन मेरे 2 से छोटी थी, 2 मेरे बड़ी थी मेरे से। चारों महामारी में चले गए। और इसके बाद जो है मेरा भाई जो है मेरे से बड़ा था, वो भी कुछ दिन बीमार पड़ा। और इसके बाद यहाँ के एक वैद्य था, उसने आया, बोले कि इसको बुखार बहुत ज़्यादा है तो इसको पत्थर लीम पिला दो। पत्थर लीम जो जंगल में होता है, अच्छा, वो पत्थर लीम को पीस करके और उसको दवा के रूप में देना था। लेकिन जानते हो गांव में ऐसे ही कोई क्वांटिटी के बारे में तो ध्यान रखते नहीं लोग, तो उसने एक आधा गिलास के जगह में लोटा में पिला दिया, 1 लोटा। उस पत्थर लीम को, एकदम कड़ू होता है, उससे बुखार भी ठीक हो जाता है। और लोगों के यहाँ पहले का दवाई भी यही है, पत्थर लीम बुखार पड़ जाए तो पत्थर लीम पिला दो, ठीक हो जाता था। लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में पिला दिया और मेरा भाई भी इस दुनिया से चला गया। वो भी चला गया आकाश में, मैं अकेले बचा। बचने के बाद अब मेरा शादी विवाह हो गया, सब हो गया। मेरे 2 बच्चे हुए, लड़कियां 3 हैं। इस कार्यकाल में दोनों बच्चे भी चले गए, दोनों पुत्र चले गए। पत्नी भी 92 में मेरे छोड़ करके चली गई, 92 में पत्नी मर गई और उसके बाद दोनों बच्चे चले गए। अब वो बच्चे का बच्चियां हैं 3 ठो, उसकी पत्नी है, लड़कियां हैं, उनके साथ रह करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। और मेरा एक ही काम है कि मैं अपनी जीवन को व्यतीत कैसे करूँ, इसलिए राजनीति में आया। राजनीति में हूँ अभी आज, उसीलिए आशीर्वाद मांगता हूँ कि कम से कम मेरा भी टाइम कट जाए। नहीं तो मैं अगर घर में बैठ जाऊँगा तो घर में बीमार पड़ जाऊँगा तो एक दिन मैं भी दुनिया से चला जाऊँगा। इसलिए मेरा मन लगा रहेगा तो लोगों के बीच जाता रहूँगा, बैठता रहूँगा, उनके काम धाम में लगा रहूँगा, तो शारीरिक चिंतन दूर रहेगा। इसलिए मैं आज भी राजनीति में हूँ। नहीं तो इतना बड़ा जिसके ऊपर गाज गिरेगा वो आदमी सब छोड़ देगा। बिल्कुल। तो मतलब ये माना जा सकता है कि आपने सुना कि जिस पारिवारिक त्रासदी को भैयालाल ने झेला, तो राजनीति के माध्यम से उन्होंने इसका विकल्प ये देखा कि पूरे हर जनता को अपना परिवार मान लिया जाए, ताकि इस परिवार का गम उस परिवार की खुशी में दब जाए। इस कारण इन्होंने राजनीति को चुना, ऐसा इनका मानना है। खैर, ये जो 5 वर्ष आपको एक तरीके का राजनीतिक अवकाश मिला 2018 के बाद, क्योंकि जैसा हमने अपने रिसर्च में पाया कि 1972 से ही आप सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। और इसके बाद 2013 में जब आप 18 में क्षमा चाहूँगा 2018 में जब आपको राजनीतिक अवकाश ये 5 वर्ष का मिला, तो क्या किया आपने? इस 5 वर्ष का सदुपयोग कैसे किया? 5 वर्ष यही सदुपयोग, सुबह से लेकर के शाम तक लोगों के बीच मिलना, लोगों का काम करना। मैं तो बता रहा हूँ, मंत्री कार्यकाल में जितना लोग मेरे पास नहीं आते थे उससे ज़्यादा लोग आने लगे, ज़्यादा लोग फ़ोन करने लगे। किसी के यहाँ ट्रांसफार्मर बिगड़ गया, किसी के यहाँ तार गिर गया, किसी के यहाँ हैंडपम्प खराब हो गया, कोई बीमार पड़ गया, किसी के दवाई का पैसा नहीं है, किसी को रायपुर भेजवाना है, किसी को
ऑपरेशन करवाना है, तो मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा काम मेरे पास अभी इस 5 साल में आया, इसलिए मुझको पता भी नहीं चला कि ये 5 साल कैसे बीता। अच्छा, तो इस यही कारण है शायद कि गांव के काफी सारे लोगों से जब मैंने पूछा कि आपका विधायक कौन है, तो वो आपका ही नाम लिए, किसी और को जानते ही नहीं है, वो शायद ऐसा रहा है। खैर चलिए, जो भी है, तो आज कुछ प्रश्न हम लेकर आए थे और सुबह से जो हमने जनता को खंगाला, जनता के मन की बातें जो हमने जानी, तो वहाँ से भी कुछ प्रश्न हमारे सामने आए और एक व्यक्ति ने बोला कि भैयालाल राजवाड़े इलाज वाले बाबा हैं। तो मैंने जब पूछा कि इलाज वाले बाबा कैसे हुए, तो उसने कहा कि जब भैयालाल राजवाड़े विधायक थे तो रायपुर में इन्होंने अपना शासकीय बंगला जो है वो हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित कर दिया था और ऑन रिकॉर्ड लगभग 8000 लोगों का आपने चिकित्सकीय सहायता किया है। इस कारण से श्रम मंत्री, खेल मंत्री, युवा कल्याण मंत्री, जन शिकायत विभाग देखते हुए भी आपको लोगों ने इलाज वाले बाबा का तमगा दिया। सही है ये बात? सच्चाई है ये। देखिए, मेरा मिशन, मैं संसदीय सचिव था तब से शुरुआत, मतलब मैं विधायक बना और इसके बाद मेरा मिशन चालू। इसलिए मैंने किया, मैंने बताया कि आपको मैं गरीबी देखा है, बीमारी झेला है, ऐसे जैसे दिन देखा है। मैं अगर उस बात को बताऊंगा तो आप रो डालोगे, लेकिन उस बात को मैं नहीं कहना चाहता। तब आज मेरे को लगा कि गरीब क्या होता है। आज गरीब लोग पैसे के अभाव से, दवाई के अभाव से ऊपर चले जाता है। ये मैंने देखा है, मैं बताया आपको। मेरी 4 बहन चल दी, उस समय कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरा भाई चला गया था दवाई के उससे, मेरी पत्नी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, सब एक कहानी मेरे ऊपर लगा। इसलिए मैंने इसको ये किया, मिशन चलाया कि गरीबों का मदद करना, उससे भला काम दुनिया में कुछ नहीं है। अगर उनको हम मदद कर देंगे तो हमको बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। आज जब हम जनता के बीच आपकी चर्चा कर रहे थे या आपके संबंध में बहुत सारी कहासुनी जो हमें मिली सुनने को, उसमें एक व्यक्ति ने आप में क्षेत्रवादिता करने का आरोप लगाता है और वो कहता है कि आप शायद किसी होटल संचालक को कह रहे थे कि तुम बिहारी हो, तुमको मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा, तुम्हारा होटल हटवा दूंगा। लेकिन वहीं आपके एक व्यक्ति से हमें ये भी सुनने को मिला कि भैयालाल राजवाड़े ही वो व्यक्ति है जिसने यूपी बिहार वालों को यहाँ उनका निवास बनाकर बसाया है। ये राजनीति खेल है, ये जो कह रहे हैं ना। हाँ। हमने डांटा उसको, कितने लोगों को नंगा कर दिया। वो आदमी ने कुछ नहीं था, पान ठेला चलाता था, आज दारू पिला पिला करके कई लोगों का जमीन रजिस्ट्री करवा करके कर लिया। जब मेरे को पता चला, मैं डांटा, मैं कहा ये धंधा बंद कर, तुम बिहार से इसीलिए आया है यहाँ का। कोई गलत नहीं बोला, मैं बिहारियों को गाली नहीं दिया, मैं तो बिहारियों के चलते मैं यहाँ के सरगुजा वालों से सुना हूँ, मेरे को अगेंस्ट हो गए थे, बोले बिहार और यूपी को ला के सरपंच था तो बसा दिया। मैंने ही बसाया, पूरा चर्चा कर रही मैं, उड़ीसा का, बिहार का, बंगाल का जितने लोग आए हैं, मेरा सर्टिफिकेट दिया हुआ है जो आज नौकरी कर रहे हैं। ये गलत है, राजनीति द्वेष है लोग। अब उसको मैं बोला, उसको ठीक बोला कि तुम कितनों को नंगा कर रहे हो, दारू पिला पिला के जमीन रजिस्ट्री करवा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए तुम बिहार से आए हो क्या? तो गलत थोड़ी है, मैं बिहार को गाली नहीं दिया। एक व्यक्ति कहता है कि भैयालाल राजवाड़े ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नंबर बच्चे के पास है, मोबाइल नंबर, और फ़ोन लगाने पे ये रात के 1 बजे भी हमारा फ़ोन रिसीव करते हैं और सहायता के लिए पहुंचते हैं। कहाँ तक सही है? सच्चाई है, ये देख लो तुम। अभी भी ये कार्ड है ना। हाँ। कहीं भी जाता हूँ, अच्छा लो ये नंबर, कल रात ज़रूरत पड़ेगा तो मेरे को फ़ोन करना। और यहाँ के लोगों का आदतन हो गया है, मालूम हो गया है उनको, तो कभी भी ट्राई वो करते हैं। आपको बताऊं मैं, आपको जब रात में 9-10 बन जाएगा तो यहाँ के लोग थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, तब फिर याद करते हैं कि देखें पता करें कहाँ है। कई दिन से इस तरीके का फ़ोन आता रहता है, मैं अटेंड करता हूँ। एक दिन रात में 11-12 बजे फ़ोन आया और वो अपना फिट रहा और पूछा मैं कैसे रामलाल क्या हाल है? तो बोले मंत्री जी हाल ठीक है सब, लेकिन आज ट्राई करत रहे, देखिए मंत्री फोन ला उठाते कि नहीं। ट्राई मतलब सरगुजिया भाषा है, ट्राई हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन उनको ये भाषा था कि ट्राई करत रहे कि देखिए मंत्री फोन ला उठाते कि नहीं। अच्छा। तो ये हमारी और जनता की वो है, आपस का लोकप्रियता है। अच्छा, मंत्री जी लेते हैं थोड़ा मोड़ा?
कुछ? मंत्री जी बहुत लेता था, अच्छा, वो छोड़ दिया। छोड़ दिए। तो एक और चीज़ सुनने को मिली, एक डायलॉग एक व्यक्ति ने कहा, भैयालाल राजवाड़े की विशेषता है ऑन स्पॉट फैसला, कुछ भी बकाया नहीं रखते। मेरा शुरू से है तुरंत दान महाकल्याण, जो आया उसको उधारी मत रखो, तत्काल उसका काम कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ राजनीति में जहाँ उधारी रखे वो उधारी पाकिट में धरा रह जाता है, काम नहीं होता है। इसलिए अगर कोई आया कि मेरा काम ये है, तत्काल फ़ोन करो या जैसा होता है उसका हल करो, हल नहीं होता है तो उसको इतने दिन का समय दो, कितने दिन में हो जाएगा, ये रहता है। इसलिए मैं जानता हूँ, मैं भुगता हूँ, इसलिए मैं इस काम को अपनाया हूँ और ऐसा करता हूँ, तुरंत दान वाला। आपके आउटफिट की बड़ी चर्चा है, आपके ड्रेस की, आपके जूते की, आपकी टोपी की। मैंने भी देखा है ये हमेशा सूट बूट टिप टॉप में रहते हैं भैयालाल। भैया मैं शुरू से हूँ, मैं बचपन से बहुत शौकीन था, मैं कपड़ा लत्ता पहनने का बहुत शौकीन था। मैं ये जो पहना हूँ हेड ना स्विट्ज़रलैंड से लाया था, 7 ठो लाया हूँ, स्विट्ज़रलैंड गया था तो शौक़ है मेरे को पहनने का। और कपड़ा लत्ता मेरा आज से नहीं, मेरे को सब लोग बोलते हैं आप सूट बूट पहनते हो, नेता नहीं। तो मैं क्या पहनने ओढ़ने में भैया नेता नहीं लगता, दिल में होना चाहिए नेता का गुण, वो नेता होता है। पहनने से क्या होता है, खादी का कुर्ता और पैजामा पहन लेने से नेता थोड़ी कोई बन जाता है। उसके दिल में कालातीत भरा हुआ है और बोलेगा कि मैं खादी पहन के नेता बन गया। तो भैयालाल ये सूट बूट पहन के वास्तव में अंदर में इसके दिल में नेता का गुण है, तो दिल में है। और शौकियन में सब कुछ है, शौक में सूट बूट पहनता हूँ। इसके लिए कोई अगर बुरा कर मानता है तो मानते रहे। तो ये आपका अपना मतलब स्टाइल स्टेटमेंट है? एकदम शुरू से, बचपन से बहुत शौकीन था। नहीं था कपड़ा लता, लेकिन एक ही था, लेकिन बिना प्रेस किए पहनता नहीं था। एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि भैयालाल राजवाड़े एक ऐसे मंत्री हैं जो आज मंत्रियों के रूप में अपवाद हैं। मैंने कहा क्यों अपवाद हैं? तो उन्होंने कहा कि 2 कार्यकाल मंत्री रहते हुए भी इस व्यक्ति के पास ना तो कोई पेट्रोल पंप है, ना इनके पास कोई विधायक कोटा का कोई विशेष सुविधा है, ना इनका कोई उद्योग है, ना ही इन्होंने कोई बड़ी कंपनी में पैसा निवेश किया है। जीवन यापन कैसे चलता है? चल रहा है, सरकार जो देती है क्या कहते हैं बरेला, उस बरेला से कर रहे हैं। जनता के बीच जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं खा लेते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं पड़े रहते हैं। और क्या है, चल रहा है। तो कभी नहीं आया कि अपने विधायक कोटे का प्रयोग करते हुए कहीं कोई बढ़िया पेट्रोल कहीं कुछ नहीं होता, नहीं किया होता तो आज ये झेलना नहीं पड़ता। आज न मेरे पास कोई दुकानदारी है, ना कोई व्यापारी है, ना कोई ठेकेदारी है, कुछ भी नहीं है। जो भी घर द्वार जो बना लिया, अब उतना मिलता था 1-1.5 लाख रुपया जो विधायक निधि मिलता था, वही सब है। और क्या है, बाकी कुछ नहीं। अलग से मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया। आज उसी का है कि आज 10 रुपये के लिए मेरे को भी मुहताज होना पड़ता है। कभी कभी गाड़ी खड़ा हो जाती तो दूसरे को बुलाता हूँ कि यार चल तुम्हारे गाड़ी में पेट्रोल है तो मेरे को ले चल। ये भी स्थिति आज देखता हूँ। तो समय की बात है, आज नहीं है तो ठीक है, चलो चला रहे हैं किसी तरह। तो यही कारण है कि छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन की टीम आज आपके द्वार पे आई है, क्योंकि वर्तमान में ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि इतने ईमानदार छवि का कोई नेता आज बचा हो, या इतनी ईमानदारी की विचारधारा का अनुकरण वो अपने जीवन में करता हो। चूँकि भैयालाल राजवाड़े यहाँ के लोगों के दिल में वास करते हैं, और उसका कारण ये है इनकी ईमानदारी और इनकी कर्मनिष्ठता, जिसके कारण आज हमारी टीम यहाँ पहुँची और आपको रूबरू कराया भैयालाल राजवाड़े से, जो कि इस बार भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि विधायक पद के प्रत्याशी बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से होंगे। बहरहाल हमारी ये राजनीतिक तफ्तीश बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में जारी रहेगी। जैसे जैसे चुनाव आएगा हम आपको यहाँ की ताज़ा रुझानों से अवगत कराते रहेंगे। बहरहाल छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन की इस चुनावी तफ्तीश में मैं अनुकूल द्विवेदी यहीं तक।